हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम 5 हिस्ट्री एमसीक्यूज अगस्त और सितंबर करंट अफेयर्स थोड़ा देख लेते हैं। 12th एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, 2 पार्ट्स हमने किए हैं। लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, कुछ बातें करेंगे। पहले 5 एमसीक्यूज देखते हैं। अब देखिए, मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ कि जनरली जब हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं हिस्ट्री का, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना एक ही पोर्शन होता था आर्ट एंड कल्चर, और बहुत जगह बहुत इंस्टीट्यूशंस में हमने देखा कि बस एक पोर्शन उन्होंने बना दिया आर्ट एंड कल्चर का, हिस्ट्री के करंट अफेयर्स को इग्नोर कर देते हैं, एक पोर्शन आर्ट एंड कल्चर का उसमें सब डाल दिया। तो ऐसा मैं नहीं करता, हम नहीं करते हैं यहाँ पे स्लीपी क्लासेस में। हम 4 पोर्शन बनाते हैं, एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। तो उसी ऑर्डर में आपको एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर के ऑर्डर में 5 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो चलिए वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ठीक है ना। और इससे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं ना मेंस में बहुत फाड़ हूँ, प्रीलिम्स में मेरा बार बार फंस जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ लोचा हो रहा है सर, प्रीलिम्स में कुछ हेल्प चाहिए प्रीलिम्स में। अभी ये जो पीरियड है, वैसे अक्टूबर से जनवरी का, यहाँ पे आप मेंस की तैयारी करते रहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर प्रीलिम्स आपका मेजर इशू है तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अक्टूबर के एंड से ये स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हमारा, संभव 2.0, और अभी 10 अक्टूबर तक 20% डिस्काउंट है इस चीज़ को भी। ये जो कोड है प्रीलिम्स 24, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये ना एक पीवाईक्यू है, और ये मिताक्षरा और दया भागा जो है, इसको मैंने एंशियंट हिस्ट्री जो करंट अफेयर्स था उसमें पढ़ाया था। अब ये देखते हैं ये मिताक्षरा और दया भागा लॉ क्या है। अगर आपको कुछ आइडिया इनके बारे में तो एक बार ट्राई कीजिए, और बहाना मतलब ये क्वेश्चन तो एक बहाना है, इसके थ्रू हम मिताक्षरा और दया भागा जो है उसको पढ़ लेंगे, जो लॉ है, जो हिंदू लॉज हैं, ठीक है ना। तो मिताक्षरा लॉ के हिसाब से 2021 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, कि ये जो सिविल लॉ है अपर कास्ट के लिए, दया भागा सिविल लॉ है अपर लीजिए इसको, लोअर कास्ट के लिए। मिताक्षरा सिस्टम, सन जो है क्लेम कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी जब तक कि पापा जिंदा है उसी पीरियड में। दया भागा में कि जब पापा मर जाएंगे उसके बाद सन क्लेम करेंगे प्रॉपर्टी राइट्स। मिताक्षरा सिस्टम कह रहे हैं कि सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए, दया भागा दोनों के लिए। आंसर क्या है? आंसर है कि ये अपर कास्ट लोअर कास्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब डिस्टिंग मतलब होता है ना, डिफरेंस नहीं है। मेन जो डिफरेंस है मिताक्षरा और दया भागा में, कि मिताक्षरा में जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद से उसका प्रॉपर्टी राइट्स है पापा पे। इसीलिए आप कभी कभी देखना कि जो मम्मी होंगे, पापा होंगे, वो कहेंगे कि बेटा हम ना क्या कर रहे हैं कि जो गांव के जमीन है वहां पे ना बनाना चाहते हैं घर वर, या कुछ भी इस तरह की चीजें, यहाँ की जमीन बेचना चाहते हैं एक्सेट्रा, आपसे पूछेंगे वो। तो हो सकता है उनको ये पता हो कि वो मिताक्षरा लॉ के अंदर आते हैं। दया भागा में ऐसा कुछ नहीं है, पापा मर जाएंगे उसके बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं, जब तक पापा मरे नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है ना। सो दया भागा मिताक्षरा लॉ, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे मेल फीमेल ये सब कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है। आंसर है 2 ओनली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये अभी करंट अफेयर्स में न्यूज में है, और इसको हमने एंशियंट हिस्ट्री के करंट अफेयर्स में क्यों डाला वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ना एक मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया, ये तो वैसा ऐसा पोर्शन हो गया जो पॉलिटी के अंदर भी आप डाल सकते हैं, हिस्ट्री में भी है। तो वो कह रहे हैं कि अब जैसे यहाँ पे ना एक टर्म है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या होता है कि कोई है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी वाइफ है, और हम लोगों को लग रहा है, कोई एक पार्टी कह रहा है कि यार एनल करते हैं, एनलमेंट करते हैं, शादी खत्म करते हैं, फील नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो कोई एक पार्टी बोलेगा और ये शादी खत्म हो जाएगी अगर दूसरा पार्टी भी एग्री कर जाता है। तो ऐसे वॉइडेबल मैरिजेस में भी जो बच्चा पैदा हुआ है वो इनहेरिट कर सकता है, और यही चीज वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरा लॉ, ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि 2 तरह के लॉज हैं जो हिंदू फैमिलीज को गाइड करते हैं, एक मिताक्षरा, एक दया भागा। मिताक्षरा मैक्सिमम जो हमारी कंट्री के मैक्सिमम पोर्शंस हैं वहां पे मिताक्षरा लॉ एप्लीकेबल है। दया भागा सिर्फ 2 स्टेट में एप्लीकेबल है, एक असम है, दूसरा कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। अब द पॉइंट हियर इज कि मिताक्षरा लॉ ये लिखा गया है विजज्ञानेश्वर ने। अब ये नाम जो ये टंग ट्विस्टर है, और ये एक तरह से कमेंट्री है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, यज्ञवल्क्य स्मृति। अब यज्ञवल्क्य स्मृति क्या है? ये एक धर्मशास्त्र है। अब भला धर्मशास्त्र क्या है? मतलब एक देखिए, होता क्या है कि कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कि जो ब्राह्मण है उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्षत्रिय को कैसे, वैश्य को कैसे, शूद्र को कैसे। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर ये वेदास पे बेस्ड है तो उस पर जो किताबें लिखी गई वो है धर्मसूत्र। अगर ये पुराणास पे बेस्ड है तो वो कहलाए धर्मशास्त्र। उसी में से एक धर्मशास्त्र है यज्ञवल्क्य स्मृति, इसी की कमेंट्री है, जो कि मिताक्षरा लॉ उसका एक पार्ट है, ठीक है। और ये गाइड करती है हिंदू फैमिलीज को, अनडिवाइडेड फैमिलीज को। दूसरा जो लॉ है वो है दया भागा लॉ। मिताक्षरा लॉ में हमने क्या देखा कि ये मैक्सिमम एरियाज में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। असम और वेस्ट बंगाल में दया भागा जो है ये आपका एप्लीकेबल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिमुता वहाना इन्होंने लिखा। मेन जो डिफरेंस है मिताक्षरा और दया भागा में, हमने क्या डिस्कस किया था कि एक जो है मिताक्षरा लॉ में क्या है कि सन जैसे मतलब अपने पापा के लाइफ टाइम में ही वो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। दया भागा में पापा जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से ये भी होगा, अगर आप बड़े सयाने हैं और आपको पता है कि आप वेस्ट बंगाल असम में नहीं लाई करते हैं, आप मिताक्षर लॉ के अंदर लाई करते हैं,
हो सकता है आप अपने पापा को बोले कि ये क्यों खरीद रहे हो, वो क्यों खरीद रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हो, आपको मेरे से परमिशन लेना चाहिए। ऐसी चीजें करेंगे तो फिर चटाचट पता नहीं क्या क्या चीजें, नहीं चटाचट नहीं, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि वी शुड बी नोइंग दिस। अपने पेरेंट्स को बताइए कि पापा पता है हम मिताक्षर लॉ के अंदर आते हैं, हम दया भागा लॉ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। माइलारा कल्ट जो है ये किससे एसोसिएटेड है? लॉर्ड शिवा से, लॉर्ड विष्णु से, बुद्धा से, या नन ऑफ द अबव? ये भी न्यूज में है और ये एसोसिएटेड है, पॉज कर लीजिए, शिवा से, लॉर्ड शिवा से। ये मिला है आपको अभी उदुपी कर्नाटका वाले रीजन में मिला है। जनरली माइलारा कल्ट जो है ना, लिंगा फॉर्म में ये लोग वर्शिपिंग करते थे, लेकिन कुछ इस तरह का इमेज, कुछ इस तरह के जो होते हैं ना चीजें मिली हैं, और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन बड़ा ही रेयर है। माइलारा और माइलेश्वर करके जो कल्ट्स हैं जो शिव भगवान से एसोसिएटेड हैं, ये उदुपी कर्नाटका में मिला है। द पॉइंट हियर इज, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि इस तरीके से नहीं मिलता था। माइलारा जो गॉड है जिनको कि शिव भगवान के साथ एसोसिएट किया है, उसको वो लोग लिंगा वर्शिपिंग करते थे। ये जो स्कल्पचर्स है ना, ये बड़े यूनिक है और पहली बार इस तरह के स्कल्पचर्स आपको कर्नाटका रीजन में, उदुपी रीजन में पाए गए हैं। तो यही चीज यहाँ पे बातें की जा रही हैं कि ये फर्स्ट आइडल्स हैं माइलरेश्वर के टू बी डिस्कवर्ड इन द रीजन। ठीक है ना, अगर प्रोनाउंसिएशन मैं इस नाम का भगवान का रॉन्ग कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा उसका। पहले इनका वर्शिपिंग लिंगा फॉर्म में होता था। ये स्कल्पचर्स थोड़े यूनिक हैं और इनको खांदोबा बोलते हैं। ये जो माइलरेश्वर है इनको खांदोबा बोलते हैं, महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटका रीजन में। इसका ये भी मतलब है कि खांदोबा भी शिव भगवान के, मतलब होता है ना जो हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं अलग अलग रीजन में। वराह अवतार होता है विष्णु जी का, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब द पॉइंट हियर इज बी अ मैन, डू द राइट थिंग। और राइट थिंग क्या है? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत लोग डर जाते हैं, क्वेश्चन टफ है नहीं सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। जितने आप यहाँ पे सही गलत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा आपका, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो डू द राइट थिंग, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, जितना सॉल्व कर सकते हैं। और आज बताइए अपना स्कोर क्या है आपका 5 क्वेश्चन होने के बाद। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, किसने दिया ये कोट? पॉज कर लीजिए मेरे को। आंसर है श्री नारायण गुरु। अब उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी अगस्त के मंथ में। अब ना यहाँ पे कंटेंशन है 20th या 22nd। बहुत जगह लिखेंगे 20th अगस्त, बहुत जगह लिखेंगे 22nd अगस्त। हमें क्या मतलब है, यूपीएससी जनरली मतलब होता है ना, डेट तो एग्जैक्ट नहीं पूछेगी 20 या 22, हमें बस ये तो एक बहाना है, डेट्स तो बहाना है, हमें पढ़ना है श्री नारायण गुरु सर के बारे में। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, ये तो कोटेशन हमने देख लिया, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन। ठीक है ना, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यनु। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज इनका ये है कि ये कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे, इजवा कास्ट से। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये टॉडी टैपर्स होते हैं। टॉडी टैपर्स का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ताड़ी वाड़ी बनाना, तो ये बनाते थे ये लोग। और लो कास्ट होता था, ये मंदिर नहीं जा सकते थे, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के पार्ट बने श्री नारायण गुरु सर। और ना मतलब आइडल इंस्टॉल करने लगे ये, इन्होंने बहुत चैलेंज किया। 1888 में अरावीपुरम मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें कि एक जो शिवा का आइडल था ये उन्होंने अरावीपुरम में टेम्पल में इंस्टॉल किया। और पहले क्या था कि जो ब्राह्मण है वही इंस्टॉल करेंगे, दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। इससे एक एंटी कास्ट रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, उसमें ना काफी कंट्रोवर्सी है। ये जो होता है ना अर्ली 1900s का ये मूवमेंट है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। बहुत जगह आप देखेंगे ना कि बहुत लोग कहेंगे कि यही फाउंडर है, श्री नारायण गुरु सर जो है वही फाउंडर है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का। लेकिन जब आप डीपर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पद्मनाभन पल्पू जो हैं ये फाउंडर हैं श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के, और उनको आशीर्वाद मिला था श्री नारायण गुरु का। सिमिलरली सेम तरह का जो कॉन्सेप्ट है दैट गोज विथ वाइकॉम सत्याग्रह, जो कि 1920s में स्टार्ट हुआ था, और उसमें भी इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है श्री नारायण गुरु। जो के केलप्पन एटसेट्रा लोग हैं वो एक तरह से नहीं बोलते हैं, डिसाइपल्स हैं आपके श्री नारायण गुरु के। तो वाइकॉम एजिटेशन में भी इनका एक तरह से इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अद्वैता वेदांता, इसके ये प्रोपोनेंट हैं, जैसे कि विवेकानंद सर, उन्होंने भी एक अद्वैता आश्रम जो है इंस्टॉल किया है, बनाया है। वैसा ही एक अद्वैता आश्रम श्री नारायण गुरु सर ने अलुवा में बनाया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो अलुवा है ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है, या इंडोनेशिया में है, या हवाई आइलैंड पे है? कहाँ है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओणम फेस्टिवल। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख लीजिए और बताइए क्या क्या लग रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। थर्ड, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ आंसर, पॉज कर लीजिएगा मेरे को। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पे जनरली क्या होता है, एक देवता और एक दानव का कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम जो त्योहार होंगे एक्सेट्रा उसमें ना देवता को पूजेंगे। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे एक दानव को, सो कॉल्ड दानव, जिसको आप दानव बोलते हैं, ये तो वैसे रिलेटिव टर्म है, दानव को पूजा जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इस पर डिस्कशन करेंगे अभी। और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है।
इसमें ठीक है ये वाला पार्ट, मार्क द बिगनिंग ऑफ मलयालम ईयर कोलावर्षम, लेकिन ये सोइंग फेस्टिवल नहीं है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है ना। कटाई होती है यहाँ पे, बुनाई हो चुकी है पहले, अब कटाई का सीजन है, कटाई के सीजन जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है वो है ओनम। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही हैं, ओनली टू, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओनम फेस्टिवल, और अभी हमने क्या बोला कि यहाँ पे ये 10 दिन का फेस्टिवल है, जैसे दशहरा होता है, थिरुओनम और ये सारी चीजें लिखी हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। इंपॉर्टेंट क्या है, जनरली हम देवताओं की पूजा करते हैं, इसमें हम दानव की पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि इस एरिया में, केरल का जो एरिया है यहाँ पे, ये दानव थे, महाबली मवेली, ये ना रूल करते थे, बहुत प्यार से रूल कर रहे थे, लोग बहुत खुश थे। तो जेलसी आ गई। जेलसी एक ऐसा फिनोमेना है जो ना देवता देखता है ना दानव, किसी के अंदर भी कभी भी आ सकता है। तो देवता लोग जेलस हो गए इस महाबली मवेली से, तो उन्होंने एक और देवता को भेजा धरती पे, और उन्होंने बोला कि मेरे को ना 3 गज लैंड दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है 3 फुट लैंड ले लीजिए आप। फिर वो 3 फुट लैंड में उनका पूरा शरीर भी नहीं आ रहा था, वो बोल रहे थे कि कहाँ है 3 फुट लैंड में, पैर कहाँ रखूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे सर पे रख दीजिए। फिर ये मर गए कि महाबली मवेली। तो देवता लोग बहुत खुश हुए इनसे, उनको बोला कि आप ना साल में एक बार अपने लैंड पे जा सकते हो, अपने जहाँ पे आप रूल करते थे। तो माना जाता है कि किंग महाबली मवेली एक बार जो आते हैं धरती पे, जो अपने लैंड पे, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है ना। पोक्कलम, और ये जो कीवर्ड्स है ना, फ्लोरल कारपेट्स, पोक्कलम, वो करते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा कि किस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। वल्लम कल्ली, बोट रेस, अभी इसमें ना आपका कथकली डांस भी होता है ओनम फेस्टिवल में, कुमति कल्ली, ओनाथल्लू, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पे बातें कर ली, और संगम लिटरेचर में भी इसका वर्णन है, संगम, और इसमें जो इपीक संगम, तमिल इपीक्स है, शिलापपद्दिकरम, मणि मेकलाय, शिवा का चिंतामणि, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम जो है, ये किसने लॉन्च किया है? CSIR ने, यूनेस्को ने, डोनर मिनिस्ट्री ने, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या ASI ने? आंसर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 लॉन्च किया। कहते हैं कि 2017 में ही अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम आ गया था, और उस टाइम भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि हम अपने जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द पॉइंट है कि यहाँ पे भी ऐसी बातें की जा रही कि नहीं, प्रिजर्वेशन के लिए एक तरह से कोलैबोरेशन है। वैसे भी CSR फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। तो ये दिखाता है कि कुछ कंपनीज जो अडॉप्ट हेरिटेज में कुछ चीज़ें, कुछ एंटिटीज किसी मॉन्यूमेंट का अडॉप्ट करेंगी, उसको प्रिजर्व करेंगी, तो दिखाएगा कि ये ना थोड़ा इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव कंपनी है, तो उनको भी बहुत मतलब प्रेस्टीज उनका बढ़ेगा, गवर्नमेंट जो है उनका प्रचार करेगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइवेट कंपनीज आए और वो प्रिजर्वेशन में काम करें, क्योंकि सरकारी मनी कब तक आप लगाते रहेंगे, ठीक है ना। अभी टोटली आप पे है कि आप इसको सही तरीके से लें या नेगेटिव तरीके से। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं कि कोलैबोरेशन होगा कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स के साथ, कि वो कंट्रीब्यूट करें प्रिजर्वेशन में, ताकि प्राइवेट जो होता है ना मनी भी इन्वॉल्व हो प्रिजर्वेशन में, सिर्फ सरकारी मनी ना इन्वॉल्व हो, और उसमें वो अपना CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो है वो यूज कर सकते हैं। जो अडॉप्ट हेरिटेज 1.0 था वो 2017 में लॉन्च होता है, ये 2.0 अब थोड़ा रिवैम्प्ड वर्जन है। इसमें ना एक और चीज़ है, इसमें एक इंडियन हेरिटेज करके एक ऐप है, उसमें ना वो हर स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके फोटोग्राफ्स, पब्लिक एमिनिटीज एक्सेट्रा बताएंगे, दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा। ASI कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा, आपको आराम से फंसा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ब्ला ब्ला ब्ला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 1861 में फाउंड हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। ये भी जनरली सबको याद होता है, याद ये रखिएगा। इसका प्रिकर्सर था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है ना। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना था, और ना ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना था, इसके आई थिंक फाउंडर विलियम जोन्स थे। तो इन्होंने कुछ काम किया, इनको लगा नहीं और हमें कुछ ज़रूरत है, कुछ और काम करने की ज़रूरत है, कुछ बड़े एंटिटी की ज़रूरत है, तब 1861 में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, विलियम जोन्स, उस पर भी क्वेश्चन बन चुके हैं। 1861 ऑलमोस्ट 77 साल बाद आपका ये बना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए, जब ये बना ASI तो उस टाइम इंडिया का वॉइस रॉय कौन था? क्या वो वॉइस रॉय थे, गवर्नर जनरल थे, कौन थे, और वो कौन थे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आप क्या चाहते हैं। पार्ट मतलब जो क्लास 12 था उसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया, एक चैप्टर 4 5 का भी एक वीडियो अलग से है। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 बनाऊं, और आप लोग देखिए पहले वो वीडियोस को, मेरे को और पार्टिसिपेशन चाहिए उसमें। तो आप चाहते हैं पार्ट 3 बनाओ, या आप चाहते हैं कुछ और मैं किसी और चीज़ पे क्वेश्चंस बनाऊं? जो भी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, बिकॉज अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इट डजंट मेक एनी मतलब सेंस फॉर मी टू मेक वीडियोज, राइट। सो व्हाट डू यू वांट, कि क्या चाहते हैं आप पार्ट 3 चाहते हैं क्लास 12 का, या यू वांट समथिंग एल्स, आपको कुछ और चाहिए? जो भी आप चाहिए वो देखेंगे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट प्रीमिक्स में मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। सो दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।